नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी लाइव। और हमारे साथ मौजूद है संजय बड़ू भारतीय जनता पार्टी से और कपिल सिंह जो है कांग्रेस के नेता है। आप दोनों का स्वागत है। और विषय मैं आपको बताता चलूं कि आदिवासियों पर लेकर के कांग्रेस और भाजपा के बीच में वाक युद्ध शुरू हो चुका है। कल ही अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस ने कभी भी आदिवासियों को तरजीह नहीं दी और हमने राष्ट्रपति बनाया द्रौपदी मुर्मू को। और आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान जब लिखा गया तो कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने संविधान के तहत इन सबको आदिवासियों को राइट्स दिए हैं, लेकिन भाजपा उनके राइट्स को स्नैच करना चाहती है। बड़ू साहब कितना उचित है, कितना सही कहा है। विनोद जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहूंगा कि हमारे भारतीय लोकतंत्र की ये बहुत ही हमारा जो लोकतंत्र है दुनिया का सबसे बढ़िया लोकतंत्र है। और जी इस लोकतंत्र की अगर हम खूबसूरती की बात करें तो आजकल आप पिछले कई वर्षों से 3 4 5 वर्षों से अगर पाकिस्तान के चैनल्स पे कभी सुनते होंगे तो भारत के लोकतंत्र को लेकर जितनी तारीफें वहां के प्रधानमंत्री चाहे इमरान खान जी ने की चाहे और लोगों ने की, तो ये दर्शाता है कि हमारा लोकतंत्र कितना खूबसूरत है। जी लेकिन 2014 में जब 30 वर्षों के गठबंधन सरकारों के दौर के बाद देश में एक जहां मजबूत सरकार बनी, तो चाहिए तो ये था कि देश का जो विपक्ष था वो भी मजबूत होता, क्योंकि सत्ता जितनी मजबूत होती है विपक्ष भी उतना ही मजबूत हो तो वार्तालाप अच्छी होती है और अच्छे डिसीजन होते हैं और देश को आगे लेने के लिए सरकारों को भी आसानी होती है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हमें मोदी जी के माध्यम से देश को एक मजबूत नेता मिला है, एक नेतृत्व मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो सबसे बड़ी देश की पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी, वो कहीं ना कहीं इतनी कमजोर होती गई कि जिसके कारण कुछ छोटी छोटी पार्टियां हम आज देख रहे हैं, बहुत से नए नए नेता आए हैं और जिस तरह का उनका उच्चारण आजकल हमें दिखने को मिल रहा है, जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो कमजोर हुआ है। और जहां तक आपने आज के आपका विषय है, और इस विषय पर मैं इतना ही कहूंगा कि अभी पिछले सप्ताह भी ऐसे ही स्टेटमेंट जो है राहुल गांधी जी ने हमारे जो भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के दिन दी थी। मैंने उस दिन भी उनका ये बयान सुना था, उन्होंने इसी तरह की बातें की थी। लेकिन अगर हम उनकी ही बात मान लें कि संविधान उन्होंने दिया और उन्होंने न्याय किया इस समाज के साथ, तो फिर के 70 वर्ष क्यों लग गए कि एक आदिवासी महिला को आज जब हमारी सरकार ने देश के सर्वोत्तम जो पद है, जो हमारे राष्ट्रपति का पद उस पर बिठाया है, और जी इनके पास अब कोई मुद्दा तो बचा नहीं है राहुल गांधी जी के पास, तो जी इसलिए ये अब मुद्दों से हट के इस तरह की बातें करते हैं। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनकी जो कुरीतियां इन्होंने समाज में फैलाई हैं, हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारे यहाँ रिफ्यूजी भाई हैं, जहाँ अधिक अपने वाल्मीकि समाज था, जहाँ गोरखा समाज था, तो कितने वर्षों तक वो लोग संघर्ष करते रहे। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो दोगली नीति रही है ये उसको उसको दर्शाता है। चलिए चलिए कपिल जी से जान लेते हैं। कपिल जी, कांग्रेस के डबल स्टैंडर्ड के चलते ये नीतियां रही हैं। डबल स्टैंडर्ड तो भारतीय जनता पार्टी का है। एक तरफ विपक्ष मुक्त भारत की बात करते हैं, विपक्ष मुक्त भारत का सपना देखते हैं, दिखाते हैं अपने कार्यकर्ता को, और दूसरी तरफ कहते हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लोकतंत्र के लिए कि आज ऐसी पार्टी केंद्र में सत्ता में विराजमान है जो विपक्ष मुक्त भारत का सपना देखती है। यहां तक बात करें हम आदिवासी की, तो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार जितने 2014 के बाद हर साल बढ़ रहे हैं, ये एनसीआरबी जी का डाटा है। आप जी खंगाल लीजिए, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, नॉर्थ ईस्ट हो, यहां जहां भाजपा की सरकार है, एनसीआरबी का डाटा है कि वहां पे आदिवासियों के ऊपर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरह से वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए आदिवासियों की जमीन को खाली कराने के, वो बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है।
बातें करना अलग बात है, लेकिन जमीनी सतह पे वाकई में उनको अधिकार देना आदिवासियों को, वो एक अलग बात है। 2006 में कांग्रेस ने एक बिल लाया, राहुल गांधी जी ने बिल लाया, और जयराम रमेश जी उस वक्त पर्यावरण मंत्री थे। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो इस देश में आदिवासियों को दिया गया, और 2005 तक यहां यहां आदिवासी बैठे हुए थे, उनको अधिकार दिया गया, उनको स्क्रूटनाइज किया गया, और उनकी जमीन हक, फॉरेस्ट के अंदर लैंड को इस्तेमाल करने का और फॉरेस्ट को इस्तेमाल करने का और वहां पर अपनी गुजर बसर करने का उनको पूर्ण अधिकार दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आए दिन जिस तरह से आदिवासियों को उन जमीनों से खदेड़ने का काम कर रही है, उनके हक छीनने का काम कर रही है, ये वाकई दुखदपूर्ण। लेकिन कभी सवाल ये उठता है कि 2005 में जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार थी, आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट को यहां पर क्यों नहीं लाया? देखिए, जम्मू कश्मीर में भले ही फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं आया, उस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट थी, कंपल्शन थी, लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू में जितने भी नोमैड्स हैं, जम्मू में जितने भी ट्राइबल्स हैं, उनके अधिकारों को सुरक्षित किया गया था वो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अगर केंद्र का एक्ट यहां पे लागू नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि नोमैड्स को, ट्राइबल्स को यहां पे सुरक्षा और उनको संसाधन की कमी थी। कोई स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके हिसाब से उनको पूर्ण अधिकार दिए गए थे। चलिए बरू साहब कुछ बोलना चाहते थे। विनोद जी, जो मैंने अभी बात की थी कि कांग्रेस हमेशा दो किस्म की बातें करती है, तो इनके जो आपने अभी बयान, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे अच्छे मित्र हैं कपिल जी, इनका जो बयान है इसी में दर्शाता है। इन्होंने कहा कि हमने 2005 में हमारी सरकार ने जो है फॉरेस्ट एक्ट लाया। सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है, जब आज अपने राहुल गांधी जी बात करते हैं कि कांग्रेस ने संविधान बना के उनको राइट दिया था, तो इनको 70 वर्ष क्यों लगे, लगभग 65-65 वर्ष क्यों लगे इनको ये फॉरेस्ट एक्ट लाने में? और जहां तक मैं दो किस्म की बातों की बात करूं, ये श्रेय लेते हैं कि हमने, राजीव गांधी जी ने पूरे देश में जो है अमेंडमेंट्स करके 73rd और 74th अमेंडमेंट्स की जो अमेंडमेंट्स थी वो लाई, लेकिन देश में लाई, लेकिन जम्मू कश्मीर में इन्होंने नहीं लाई। 70 सालों में मात्र 2-3 चुनाव इन्होंने कारपोरेशन के या काउंसिल कमेटियों के करवाए। इसी तरह फॉरेस्ट का एक्ट अब ड्यूटी बनने के बाद जो है हमारी केंद्र की सरकार ने जहां लागू किया जम्मू कश्मीर में, तो लोगों को हक देने का काम आज केंद्र की सरकार कर रही है। और जहां तक ये बात करते हैं किसके हक की, एक तरफ से ALC के लोगों को रिजर्वेशन दिया करते थे, और दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल बॉर्डर, जो एक इंटरनेशनल बॉर्डर जो जिसको पूरी दुनिया मानती है, तो उस पे रहने वाले लोगों को वो राइट नहीं मिलता था। आज हमारे देश में आप विडंबना देखिए कि अभी तक हमारे देश में जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रांत है जहां पे ST स्टेटस लागू नहीं था, ST को रिजर्वेशन नहीं थी। हमारे गुज्जर भाई हूं, बकरवाल भाई हूं, अभी ये पहाड़ी समाज हमारा कब से रिजर्वेशन की बात करता रहा, उनको रिजर्वेशन नहीं दी गई। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखें आप कि पाकिस्तान से आके कांग्रेस में रह के मनमोहन सिंह जी, जो सरदार मनमोहन सिंह जी हमारे देश के 2 बार प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन वही लोग जो जम्मू कश्मीर में आके बसे थे, वो यहाँ पे उनके बच्चे 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते थे। तो ये किसने किया था, किसका कसूर था, ये किसको करना था? इसलिए जब हम एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो बाकी की 4 उंगलियां ऑटोमेटिक हमारी अपनी तरफ हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि बड़ा अच्छा है आजकल देश के मुद्दों को छोड़कर साउथ में अपने इनके नेता जो राहुल गांधी जी हैं काफी प्रवास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो करनी चाहिए, अच्छी बात है। सिल्वर स्पून छोड़ के देश की जनता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इस तरह के अनाप शनाप बयान देके वो कहीं ना कहीं जो उनकी कुरीतियां 70 साल की सरकारों में रही हैं, वो खुद ही जनता के सामने लाने का प्रयास करते हैं। क्यों कपिल जी? देखिए, आपने कभी भी आदिवासी किसी महिला को या पुरुष को राष्ट्रपति के पद पर नहीं विराजमान करवाया, लेकिन उल्टा जब बनाया गया है तो इनके नेता अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं उनके ऊपर। जी 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 कपिल जी।
देखिए ठीक है, वो आदिवासी हैं, लेकिन उससे पहले वो मंत्री रह चुकी हैं, शायद गवर्नर भी रह चुकी हैं, तो उनका जो एक रिकॉर्ड है कैरियर का, वो बहुत बड़ा है। और वो, मुझे लगता है कि वो जो स्वर्ण जातियां हैं, उनसे भी ऊपर का स्टेटस वो उस वक्त भी रखती थी जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी। लेकिन आज हम उन आदिवासियों की चर्चा कर रहे हैं जो वाकई में जंगल में रहते हैं, जो वाकई में ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पे संसाधनों की कमी है। और भाजपा नेता ने एक बात कही कि 2006 में ही क्यों जरूरत पड़ी फॉरेस्ट एक्ट लाने की, क्योंकि उससे पहले शहरी विकास जंगलों की तरफ इतना नहीं बढ़ रहा था। लोग शहरों में थे, शहरों का जो विकास था वो इतना ज्यादा नहीं हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतनी ज्यादा नहीं हो रही थी, रोड्स एंड बिल्डिंग्स जो है वो जंगलों की तरफ इतनी ज्यादा नहीं हो रही थी। तो इसलिए उनको राइट्स देकर उनके एरियाज को भी और उनको भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत महसूस हुई। उससे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट्स तो थे ही, आदिवासी वहां पे रहते ही थे, और बाकी सारे कानून भी इस देश के अंदर थे। और जब देश का, आज तो बड़ी दुहाई दे रहे हैं ये संविधान की, जी संविधान होना चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है। इनसे पूछिए जब 1947 में देश आजाद हुआ और जब उसके बाद संविधान बनाने की बात हुई, तो उसका विरोध सबसे पहले किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की जो पेरेंट बॉडी है उस वक्त, आरएसएस, उसने किया। संविधान का विरोध किया, आजादी का विरोध किया। आज तो बड़ी चाशनी के साथ मीठे मीठे शब्दों में लोकतंत्र और लोकतंत्र की बातें करते, लेकिन इस देश के अंदर अगर संविधान का विरोध किसी ने किया है तो भारतीय जनता की पेरेंट बॉडी आरएसएस ने किया है। अगर तिरंगे का किसी ने विरोध किया है तो भारतीय जनता का पार्टी की पेरेंट बॉडी ने किया है। आजादी का अगर विरोध इस देश के अंदर अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की पेरेंट बॉडी आरएसएस ने किया है। जहां तक बात करें हम जम्मू कश्मीर में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को राइट्स देने की बात की, एजुकेशन तो जम्मू कश्मीर में पहले ही फ्री थी, वो तो सभी के लिए फ्री थी जी। वो तो कोई भी उसमें स्कूल जा सकता था, कॉलेज जा सकता था। हाँ, आज जब 2014 के बाद पब्लिक सेक्टर में भी जो स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें भी फीस, कॉलेजेस में भी फीस जो है इतनी बढ़ा दी गई है पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में ही नहीं, कि आम आदमी का, आम बच्चे का पढ़ना वहां पे वो बड़ा मुश्किल होता हुआ प्रतीत हो रहा है। और 9 सीट्स जो हैं असेंबली की रिजर्व करके ये अपना पीठ थपथपाते हैं। मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि उससे भी पहले जम्मू कश्मीर की असेंबली में लगभग 15 शेड्यूल्ड ट्राइब जीत कर आते थे। इन्होंने अगर 9 सीट्स उनको दे दी रिजर्व करके, तो कौन सा तीर मार दिया? कबीर जी पूछ रहे थे संजय जी। संजय जी, इनका कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तिरंगे का विरोध किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संविधान का विरोध किया। विनोद जी, मैं तो इनसे यही कहूंगा कि इनके जो बड़े नेता रहे हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे ये जिनका नाम भूल चुके थे लेकिन आजकल बार बार नाम लेते हैं, महात्मा गांधी, राष्ट्रीय पिता हमारे, तो उनके वक्तव्यों को अगर ये जुटलाना चाहते हैं तो वो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये इनकी अपनी मानसिकता है। लेकिन आप देखिए कितनी शालीनता के साथ इन्होंने हमारी जो अभी राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, उनके बारे में इन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति बनने से पहले, तो शायद इन्होंने उनकी जीवनी नहीं पढ़ी है, तो मैं इनसे निवेदन करूंगा जरा उनकी जीवनी पढ़ लीजिए। वो बिल्कुल एक ऐसे ही गांव, ऐसे ही समाज से आती हैं जिसकी आजकल ये ठेका लिए घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के साथ और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या खोया है इस जहां तक पहुंचने में, तो इनको ऐसी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि वो आदिवासी से है मगर वो इससे पहले भी अच्छे पद पे थी, वो अच्छे पद पे थी तो वो अपनी जो मेहनत थी उनकी अपने देश के प्रति काम करते करते वो जहां तक पहुंची थी, एक बात। और दूसरी चीज जो इन्होंने कही है कि 15 लोग पहले भी जीत के आते थे। अरे जीत के तो आते थे, हम भी कहते हैं वो जीत के आते थे, लेकिन ऐसा क्या था कि जितनी भी सरकारें बनती थी वो कश्मीर के 10-20 परिवार और जम्मू के 5-6 परिवारों को छोड़ दें तो कहीं से कोई मंत्री नहीं बनता था, कहीं से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती थी। राजौरी पुंछ का क्षेत्र आज 70 साल के बाद जाके वहां नेशनल हाईवे बनने लगा है। किया क्या इन्होंने उस समाज के लिए, उस क्षेत्र के लिए किया क्या है 17 वर्षों में?
तो ये कहना कि वो जीत के आते थे, वो तो जीत के आते थे, ये सिर्फ उनके वोट लेते रहे हैं। लेकिन आज जो देश में सरकार है वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। और उसके साथ ही आज आप देखेंगे कि थ्रू आउट जम्मू कश्मीर और इवन के हमारी जो दूसरी यूटी, अब जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा लद्दाख था, हर क्षेत्र में जो है बराबर की डेवलपमेंट हो रही है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आए हैं, आज हमने देखा है 6-6 इंस्टीट्यूट, 5-5 बड़े, 5-6 बड़े इंस्टीट्यूट जम्मू में है, कश्मीर में भी इंस्टीट्यूट आए हैं। सर्कुलर रोड कश्मीर में बन रहा है, जम्मू में बन रहा है, जोजिला टनल बन रहा है, नेशनल हाईवेज की बाढ़ जैसे आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में आ रखी है। तो ये सारे काम हो रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट जो पेंडिंग थे वो भी आज सारे एक एक करके शुरू किए गए हैं। तो ये दर्शाता है कि एक तरफ इतनी बड़ी कोरोना महामारी पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में हुई है, जब देश के दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो अमीर देश हैं वो भी आज इस हालात में अपने आप को सेव नहीं कर पाए हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो अपनी अर्थव्यवस्था के साथ अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है और गुरु की राह पर है। तो एक्चुअली जो देश का मान सम्मान बढ़ा है, इससे कांग्रेस परेशान है। और इसीलिए उस जैसे अभी G20 में भारत को नेतृत्व करने का मौका मिला है और पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा है, तो ऐसी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी के ऐसे उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं, लेकिन उनको कांग्रेस के लोग खुद ही नहीं गंभीरता से लेते। तो हमें भी ज्यादा आखिरी सवाल आपसे है कि आप क्यों नहीं पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे पाए? एसटी का दर्जा तो दिया, जब वो दे रहे हैं उसको भी आप कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, जब 15 एमएलए खुद ही चुन के आते थे और स्टूल ट्राइब पॉपुलेशन वैसे ही इतनी है जम्मू कश्मीर में अंदर, तो उनकी तो पॉलिटिकली ना तो कभी डिमांड थी उस तरफ से, ना ही असेंबली में किसी ने उठाया, क्योंकि उनको लगता था कि हम वैसे ही मेजोरिटी में जीत के आ रहे हैं जी। तो अब तो इन्होंने उसको कन्फाइन कर दिया जी, 9 विधायक कर दिए। हम बात कर रहे थे आदिवासी की, भाजपा नेता बड़ी चतुराई से ना दाएं बाएं 1947 यहाँ वहां जाकर डिबेट को डिरेल करने की कोशिश करते हैं। ये शुरुआत तो आपने 1947 नहीं, वो उन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन की भी आप ही ने बात की, वो उन्होंने लोकतंत्र की दुहाई दी ना कि हम बड़े आजकल लोकतांत्रिक हो गए हैं। फिर इनको बताना पड़ता है कि आप कितने लोकतांत्रिक हैं, वो बताना जरूरी हो जाता है। बाकी और मेरा उससे ज्यादा कोई संदर्भ नहीं था। मेरा कहने का मतलब है कि आदिवासियों को वनवासी कहकर पुकारती है भारतीय जनता पार्टी, और शहरी वासियों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, व्यापारियों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस ने अगर फॉरेस्ट एक्ट लाया तो इनको खुशी होनी चाहिए इसके लिए, ये परेशान क्यों होते हैं? राहुल गांधी हमेशा उन्हीं को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। भाई 2014 से लेकर आज तक 2022 तक आप अपनी उपलब्धियां गिनवाइए। नेशनल हाईवेज, आप जो प्रोजेक्ट की बात करते हैं, स्टेट हाईवेज को आप नेशनल हाईवेज में कन्वर्ट करते हैं। कॉलेजेस जो गुलाम नबी आजाद के समय में दिए गए थे और वो कांग्रेस के हेल्थ मिनिस्टर थे उस वक्त, तब से लेकर आज तक इन्होंने कितने नए कॉलेजेस दिए। एम्स जम्मू वालों ने लड़के लिया। ये किसकी दुहाई देते हैं? जम्मू को बुरगलाने की बातें कैसे करते हैं ये? और यहां तक आदिवासियों की बात है तो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंदर निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। चलो कपिल जी, 1 मिनट में बरू साहब आप कंप्लीट करेंगे, 1 मिनट में बाइंड अप करेंगे। विनोद जी देखिए, एम्स जम्मू कश्मीर को 2003 में श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने दिया था, जिसको मंत्री बनने के बाद गुलाम नबी आजाद जी ने उसका पैसा डाइवर्ट करके अलग अलग जगह खर्च कर दिया और एम्स नहीं बनाया। कीजिए प्लीज, जनता को याद रखनी चाहिए। और एम्स लाइक हॉस्पिटल और एम्स में बहुत फर्क होता है भैया। 6 मेडिकल कॉलेज ऐसे बरगलाइए ना जनता को। एम्स लाइक हॉस्पिटल और एम्स पर्टिकुलर एम्स नहीं था वो सारी राशि जो है वो यूपीए की सरकार में नहीं, एनडीए की सरकार में जो है मिनिस्टर लाल सिंह जी इसके गवाह है। अभी वो है मेडिकल कॉलेज बन के खड़े हो रहे हैं, सारी फाइलें भी उसकी गवाह हैं। आप इस तरह मत बोलिए भाई साहब। एम्स जम्मू वालों ने लड़के लिया है। उस वक्त जो एम्स का नाम दिया गया था कि भाई इसमें एम्स जैसी फैसिलिटीज होंगी, एम्स नहीं था वो, ये वर्बली कहा गया था कि एम्स जैसी फैसिलिटीज होंगी, एम्स नहीं था। एम्स तो जम्मू वाले ने लड़के लिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फैसिलिटी थी छीनना पड़ा जम्मू वालों बनाते ना।
आपने उसको क्यों एक ऐसा ढांचा यहाँ पे सुपर अरे भाई स्पेशलिटी का आप खड़ा दे ही कर दी, खोखला बिल्डिंग कागज खड़ी गए कर दी, थे। और आज तक उसकी क्या हालत है आपने हम खोखला देख रहे कागज दिया हैं। था उस वक्त भी जम्मू वालों इसलिए को जो दिया था वो कि बनने देते एम्स ना। लाइक, इसमें फैसिलिटीज होंगी एम्स की, लेकिन वो एम्स नहीं था, ऐसा मत बोलिए। चलिए 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 चलिए, कपिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा हम डिरेल हो गए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।